हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पढ़ा रखा है, ये चैप्टर 1 का है और इसका सेकेंड पार्ट है। हम लोग ने पहले वाले वीडियो में जहां तक कवर किया था, इस वीडियो में उसके बाद का ध्यान से समझिएगा। वहां तक हमने जो बताया था वो उसके बाद की सारी बातें यहाँ पर है। एक तो पहली बात यहाँ पर शुरू है आत्मदीप्त वस्तु। आत्म मतलब स्वयं से, यहाँ सेल्फ वाली बात है। आत्म दीप्त, दीप्त मैंने प्रकाशित होती हो, यानी वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाशित होती हो, उनके प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़ती। वैसे पदार्थ, यहाँ देखिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ है कहलाते हैं। उनको अंग्रेजी में सेल्फ ल्यूमिनस बोला जाता है, जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। ये सेल्फ होते हैं, मतलब खुद से प्रकाशमान होते हैं। दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं करते हैं। ध्यान समझिएगा, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? अदीप्त वस्तु। लेकिन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने का मतलब ये नहीं कि दिखाई नहीं देगा, देगा। जब कब दिखाई देगा? जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अब अदीप्त वस्तु का मतलब है कि उस पर प्रकाश पड़ेगा तो हमें दिखाई दे देगा। जैसे ये मार्कर है, मार्कर कभी खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। लाइट है तो ये मार्कर दिखाई देगा, यानी इसको देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ रही है। इसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि ये खुद अपने आप को मतलब प्रकाशमान बना सके, ऐसी खूबी इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आप लोग से ये सवाल है, ये दो चीज तो आप लोग समझ चुके होंगे। सेल्फ आत्मदीप्त वस्तुएं माने वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। दूसरी अदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। तो मेरा सवाल ये है कि चंद्रमा, चंद्रमा इन दोनों में से किस कैटेगरी में आएगा? क्या चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, आत्मदीप्त वस्तु है, या चंद्रमा अदीप्त वस्तु है? दोनों में से कौन सा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग। आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उसकी कई कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है। कौन कौन से कंडीशन? जब प्रकाश की किरण किसी मतलब माध्यम में चल के आई है, किसी वस्तु पर के सतह पर पड़ी है, तो हो सकता है कि वस्तु द्वारा वो अवशोषित हो गई, या हो सकता है कि वस्तु को पार कर गई हो। चूंकि पारदर्शी माध्यम होगा, पारदर्शी वस्तु होगी तो पड़ेगा, उसके बाद में पीछे से पार कर जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो या तो हो सकता है कि वस्तु द्वारा अवशोषित हो गई, या हो सकता है कि उसको पार कर गई हो, या हो सकता है कि वस्तु से टकरा करके उसी दिशा में लौट गई हो जिस दिशा में या जिस माध्यम में वो आई थी। जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार किरणों को जिस माध्यम में आए थे उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि एक कोई भी एक प्लेन मिरर है, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, इधर से कोई प्रकाश आया तो ये हवा में आया, और जितना मतलब ये प्रकाश एकदम परावर्तक सतह पर पड़ के और फिर उसके बाद में टकरा के वापस चला गया। तो ये आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और टकरा के जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहा जाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, जिस माध्यम में आया था माध्यम तो वही रहा, भले डायरेक्शन अलग हो सकता है लेकिन माध्यम सेम टू सेम ही है। अब एक बात ये है कि कई दफा ऐसा होता है कि मतलब छायाएं बन जाती हैं। कई दफा ऐसा होता है, अब तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे, किसी माध्यम से आया, टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट गया, तो वो प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभार पार ही नहीं कर पाता, मतलब टकराता तो है लेकिन बीच में कुछ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। ये क्या है? तो समझिएगा, वो उसको छाया कहा जाता है।
छाया क्या होता है समझिएगा। छाया का मतलब है जी, छाया का मतलब है कि प्रकाश है और प्रकाश के गमन पथ में, रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई वस्तु रख दी, वस्तु रख दी अपारदर्शी वस्तु, तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाता, उसके आजू बाजू से निकल जाता है। तो आजू बाजू से निकलने की वजह से इस वस्तु के ठीक सामने का जो क्षेत्र है वहां अंधेरा रहता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि प्रकाश कितनी दूर से आ रहा है या प्रकाश कितने नजदीक से आ रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। या नीचे है कि ऊपर है, प्रकाश इस बात पर भी निर्भर करता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, प्रकाश आया, वस्तु यहाँ है, तो जाहिर सी बात है इसके सामने अंधेरा रहेगा क्योंकि प्रकाश उधर से निकल गया, उधर से निकल गया, इसको पार नहीं किया। तो जब पार नहीं किया तो सामने अंधेरा क्षेत्र बन गया। यही अंधेरा क्षेत्र एक्चुअली छाया है, वास्तविक रूप से यही क्या है, छाया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिएगा, सूर्य के द्वारा मतलब नॉर्मली कई तरह के मतलब छाया बनाई हुई प्रतीत होती है, वो नेचुरल रूप से। तो मेरा सवाल ये है कि कब कब सूर्य के प्रकाश से छायाएं लंबी बनती है और कब कब सूर्य के प्रकाश से छायाएं छोटी बनती है वस्तु की अपेक्षा। मान लेते हैं कि इतनी बड़ी वस्तु है, तो कब इसकी छाया बड़ी बनेगी, कब इसकी छाया छोटी बनेगी, इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में आप दें। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक की बात की जाए तो धातुओं में सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है, और सबसे अच्छा अगर दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण सबसे बेहतर होता है प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए। उसके बाद समझते हैं प्रकाश के परावर्तन सतह के हिसाब से परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित यानी इरेगुलर फ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जिसको कहा जाता है। उसके बाद में है नियमित परावर्तन। क्या होता है ये समझिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पे पड़े, ध्यान से समझिएगा। जब नियमित की बात करेंगे तो चिकनी और चमकीली वाली बात होनी चाहिए, चिकनी और चमकीली होगी तभी नियमित है। अगर चिकनी चमकीली नहीं, रुखरी है तो अनियमित हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नियमित, तो नियमित में चिकनी और चमकीली होती है। वैसी जगह जो चिकनी हो और उसमें प्रकाश की किरण पड़े और वो परावर्तित हो जाए, तो उस परावर्तन को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नियमित परावर्तन को दिखाया गया। कैसे नियमित परावर्तन को दिखाया गया, एक प्लेन सरफेस है जिस पर प्रकाश की किरण कहीं से आई है, आके टकरा के वापस चली गई, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि नियमित मतलब ये बराबर एकदम सतह पर आया है, चमकीली सतह पर एकदम चिकनी है ये सतह, यहाँ पर आकर के टकराया है और टकरा करके फिर वापस लौट गए। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। और इरेगुलर क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, देखिए अनियमित परावर्तन को समझा देते हैं। अनियमित परावर्तन का मतलब होता है कि यहाँ तो सरफेस जो था आपका चिकना था, लेकिन उसमें सरफेस चिकना नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। देख लिया ऐसा, ऐसा ही ऊबड़ खाबड़ सरफेस होता है, ऐसा ही ऊबड़ खाबड़ सरफेस होता है अनियमित परावर्तन में। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश यहाँ से जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ से आएगा तो इधर लौट जाएगा, कभी यहाँ से आएगा तो यहाँ चला जाएगा। मतलब इसके परावर्तन का कोई नियम नहीं रहता है, इसलिए इसे अनियमित कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मतलब इस जगह पड़ेगा तो अलग ही रूप से वो परावर्तित होगा, इस जगह पड़ेगा तो अलग ही रूप से परावर्तित होगा, मैंने अलग अलग जगह पर पड़ने पर अलग अलग तरीके से वो परावर्तित होगा, अलग अलग एंगल बना करके परावर्तित होगा। लेकिन इस जगह पर जितना एंगल से यहाँ पड़ेगा उतना ही एंगल से यहाँ पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ एंगल सेम टू सेम रहता है, इधर एंगल अलग अलग होता है, कोण वहां पर अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। आई होप इतनी सारी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद की बातें अगले वीडियो में की जाएंगी। उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी इसमें डाउट हो, कोई भी इस प्रकार का सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मैंने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।